स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वदेशी चौपाल के इस परिचर्चा के व्रत की परिधि का आज 24वीं कड़ी है और इस कड़ी में जो विषय आपके समक्ष रखा गया है वह है गांव में स्वावलंबन और गांव का स्वावलंबन। मैं इस विषय के साथ सभी स्वदेशी प्रेमियों, सभी स्वदेशी का आग्रह करने वाले लोगों को मेरा यथोचित अभिवादन स्वीकार हो। विषय की भूमिका को स्पष्ट करने से पहले जरा हम स्वदेशी जागरण मंच की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर जरा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। 1992 में जब नई आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दस्तक दे रही थी और समूची दुनिया में तिजारत या व्यापार के नियम बदल रहे थे, उसी समय भारत में एक राष्ट्र ऋषि की दूरदर्शिता श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस विकल्प पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि कहीं ऐसा न हो कि भारत की अर्थव्यवस्था तिजारत के नियमों में उलझ जाए। भारत की आत्मा, जिसको महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने भाव, अपने विचारों, अपने मंतव्य और अपने गंतव्य से जिस प्रकार सींचा था, जिसकी आत्मा भारत की गांव में बसती थी, कहीं वह तिरोहित न होने लगे। और उसी दिशा के प्रयास के अनुक्रम में ये आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन जो नई आर्थिक नीतियां आईं, उन्होंने परोक्ष समाजवाद और परोक्ष पूंजीवाद के चश्मे को पहनकर भारतीय गांव की आत्मा, भारतीय गांव की आत्मा से बसते हुए गांव को जैसे किसी वृद्धा आश्रम में कैद कर दिया है। आज जब मानव और प्रकृति के संबंधों में मानव दांव पर लगा हुआ है, तो हमें एक बार पुनः विचार की आवश्यकता होती है। आज जब सारी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, पूरे विश्व में इस बात की चर्चाएं आम हो रही हैं कि भारतीय लोगों की क्या जीवन शैली है, विकास के क्या मानक होने चाहिए। दुनिया देख रही है कि विकास की परिपाटी, जिसमें एक प्रति व्यक्ति आय को एक सबसे बड़ा आंकड़ा गिना जाता था, आज सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय का मुकाम हासिल करने वाले तमाम सारे देश सर्वाधिक हानि उठा रहे हैं, सर्वाधिक लोगों की जन हानि का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न लाजमी है कि क्या विकास की जो परिपाटी, जो पश्चिमी सभ्यताओं में जो अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने सुझाई थी, उसमें क्या खोट है। और एक तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत दर्शन है, जो स्वदेशी दिनचर्या है, जो स्वदेशी विचार हैं, उनमें और तिजारत के बदलते हुए नियमों में आखिर कहाँ एक असंतुलन देखने को मिला है। इस अनुक्रम को अगर हम लोग जारी रखें और गांव का स्वावलंबन और गांव से स्वावलंबन में हम इस विषय पर आएं कि गांव का स्वावलंबन क्यों आवश्यक है। अगर हम इस बात को समझ पाएंगे कि गांव का स्वावलंबन क्यों आवश्यक है, तो हम इस बात के लिए भी सुझाव देने में सहर्ष अपने आप को पाएंगे कि गांव से स्वावलंबन कैसे होगा। आप
आदिकाल के मानव को मानव और प्रकृति के संबंधों की रूपरेखा में देख सकते हैं। प्रकृति मानव को सक्रिय या निष्क्रिय दोनों रूपों में देखने को मिलती है। प्रकृति उसे सक्रिय भी बनाती है और प्रकृति उसे निष्क्रिय भी बनाती है, जैसे कि आज के हालात में संदर्भित है। मानव को हड़प्पा और आर्य संस्कृति में जब आप आखेट करते हुए गेहूं और चावल के साक्ष्यों के साथ खेती करते हुए देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि मानव एक नोमैडिक, एक खानाबदोश जीवन जीता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार होते हैं, जिसमें अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, जिसने मानव की जीवन की गुणवत्ता में कुछ तात्कालिक परिवर्तन किए। और इस तात्कालिक परिवर्तन का प्रारूप यह हुआ कि बस्तियों का जो सृजन है वो होने लगा, यानी मानव की जो खानाबदोश जिंदगी थी उसमें कहीं न कहीं एक स्थायित्व की शुरुआत हुई। इस स्थायित्व की शुरुआत ने भूमि का वर्गीकरण उपजाऊ भूमि, अधिक उपजाऊ भूमि और कम उपजाऊ भूमि में कर दिया। इससे मानव के जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए संपत्ति के सृजन की बात हुई। और इस संपत्ति के सृजन में आप देखें कि आर्य संस्कृति में जो युद्ध लड़े गए वो गाय के लिए लड़े गए। और आप देखें कि जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें गाय को कामधेनु, वृक्ष को कल्प वृक्ष कहना, ये मानव और प्रकृति की से उपजी ग्रामीण संस्कृति के साहचर्य की पराकाष्ठा है। ऐसा उदाहरण आपको जो अन्य संस्कृतियां हैं और तत्कालीन समकालीन संस्कृतियां हैं उनमें भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। रामायण और महाभारत के जो दो परंपरागत ग्रंथ हैं, जिससे हर आम भारतीय के जनमानस का उद्बोधन होता है, आप देखते हैं कि इस साहचर्य में भगवान राम के रावण पर संहार की गाथा में बानरों का जो भूमिका है वह उल्लेखनीय है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर जब महाभारत के प्रसंग में दुर्योधन ने पांडवों से 1 इंच मात्र भूमि भी न देने का जब बात की, तो उसका परिणाम कुरुक्षेत्र के रूप में बदल गया। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं ये आता है कि प्रकृति और मानव के जो संबंध थे उसमें जब तकनीक का समावेशन हुआ, लोहे के आविष्कार से यंत्र बनने लगे और इन यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन हुआ। कुछ आप स्वयं अपने खाने के लिए रख सकते हैं और उसके बाद जो आपके पास बचा उससे आप व्यापार करते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति से नगरीय संस्कृति की ओर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इस नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति की पूरक थी भारतीय संदर्भों में। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की अतिरेक को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। कंपनी एक जेल की तरह काम करने लगी। चिमनी से निकलने वाला धुआं और उससे उपजे उसमें बजने वाले सायरन से लोगों की दिनचर्या तय होने लगी। और आप कहें कि सार रूप में कि जो भारतीय जो उत्पादन की जो विधि थी उससे उत्पादन के संबंधों में निर्धारित होने लगी और उत्पादन की विधि और उत्पादन के संबंधों से जो
बदलाव आया वह केवल औद्योगिक क्रांति यानी यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, और उसके प्रभाव धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में और बल्कि समस्त विश्व में उसके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे। अगर आर्थिक संदर्भों में आप इस बात को समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान सी बात यह है कि जो बाज़ार का आकार था उसको बढ़ाया जाना था। बाज़ार के आकार से आशय यह था कि जब माल ज़्यादा उत्पादित होने लगा तो उसके लिए चिमनियों को लगातार आग उगलने के लिए आपको एक तो कच्चा माल चाहिए, और दूसरा जो उत्पाद तैयार होगा उसके लिए आपको बाज़ार चाहिए। और इसी की तलाश में औद्योगिक क्रांति ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख किया। लेकिन भारतीय महाद्वीप में जहाँ एक ग्रामीण संस्कृति और नगरीय संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे थे, यद्यपि धर्म को साँचा मानकर एक वर्ग विभाजन किया गया था, लेकिन यह वर्ग विभाजन वास्तव में काम का विभाजन था या श्रम का विभाजन था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इस ढांचे को बदल दिया। अब जो विभाजन हो गया था वह एक मालिक और एक नौकर के रूप में हो गया था। ग्रामीण संस्कृति का तिरोहित होना यहाँ से प्रारंभ हुआ, और आप देखें कि भारत में धान के लहलाते खेत या तो कोयले की खदान के लिए खोदे गए या उन पर रेल की पटरी से उन्हें जोत दिया गया, और यहाँ तक हुआ कि लोग खेती अपने ही खेत में अपने मुताबिक खेती करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने इन चीज़ों पर अल्पकालिक विराम लगाया, लेकिन दोनों ही विश्व युद्धों का परिणाम यह रहा कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी और जो आर्थिक स्वतंत्रता थी उसका विभाजन हो गया। राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता थी वह हासिल नहीं हो पाई, और वह फिर नए रूप में आपके सामने उदारीकरण के रूप में फिर से आपके सामने आए। अब उदारीकरण क्या था? उदारीकरण वास्तव में जो औद्योगिक क्रांति था उसी का एक बदला हुआ रूप था। बस एक सूक्ष्म अंतर यह था कि जो प्रवाह था, जो वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह जा रही थीं, जो वस्तुएं लंकासायर और भारत आने में जिसमें ज़्यादा समय लगता था, अब उसमें और कम समय लगने लगा। श्रम के प्रवाह में तेजी आने लगी। क्यों? क्योंकि उदारीकरण में एक और यंत्र जुड़ गया था, वह था सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्टिकल फाइबर्स की लाइंस ने सूचना के प्रवाह को बहुत तेजी से फैला दिया, और तिजारत के नियम बेहद सरल कर दिए गए। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाकर के अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता था। कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर हमारे यहाँ प्रारंभ कर सकता था। बेहद सरल नियम थे, और यहाँ तक हुआ कि जो उत्पादन के जो बुनियादी साधन हैं, जिसको आप श्रम, पूंजी और तकनीक ये कहते हैं, इन सब का प्रभाव बहुत तेज़ी से, कोई बाउंड्री नहीं रह गई। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता तो हासिल थी, लेकिन इतिहास और भूगोल के नियम बदल गए थे। भूगोल का जो अंतर था वह सीधे सीधे ऐतिहासिक नेपथ्य में चला गया था। जिस तरीके से एक बाउल में नूडल्स रखे जाएं और आप ये पहचान न कर पाएँ कि इसमें से एक नूडल्स को दूसरे नूडल्स से कैसे अलग किया जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति में जब हम वहाँ पहुँच गए तो इस तिजारत के नियमों का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिला। और यह नकारात्मक प्रभाव अपनी चरम स्थिति में
तब देखने को मिला जब दुनिया ने एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया, जिसे आप कोविड-19 कहते हैं। एक ग्लोबलाइजेशन को अपना आत्मा मानने वाली और तिजारत को ही अपने जीवन का सर्व प्रमुख औजार मानने वाली इस संस्कृति में जब इस अभूतपूर्व संकट का सामना किया, तो सारे देशों ने सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तुरंत डी ग्लोबलाइजेशन पर आ गए। सारे देशों ने पहले अपनी अपनी सीमाएं और अपने अपने लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास किया, और जो देश व्यापार की बहुत बहुत दुहाई देते थे, यहाँ तक अंतर देखने को मिला कि यूरोप के आपसी देशों में भी जो मतभेद थे वो उभर के आने लगे। उत्तर और दक्षिण के मतभेद तो थे ही, लेकिन जो पैन अमेरिका के चाहे देश रहे हों, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन के देश रहे हों, उन सब में भी अंतर स्पष्ट रूप से उभर कर, क्योंकि अब कोई समाधान नहीं था। गांव का स्वावलंबन क्यों हो, हम इस बात पर परिचर्चा कर रहे हैं, और आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि इसका एक जो सकारात्मक पहलू जो भारतीय संदर्भ में निकल के आया, 6.5 लाख से अधिक गांव को समाहित करने वाले देश में जो एक सुखद क्षण कुछ हद तक देखने को मिले, वो उसका एकमात्र आधार यह था कि भारत में ग्रामीण संस्कृति पूरी तरीके से विस्थापित नहीं हुई थी। लोगों का गांव से जुड़ाव लगातार बना हुआ था। भारतीय संस्कृति जो कि उपभोग पर आधारित नहीं बल्कि संयम पर आधारित है, ऐसे कुछ विचार फिर से हमारे जीवन में आजकल तैरने लगे हैं, और एक प्रत्येक भारतीय ने इस 2 महीने से भी अधिक चलने वाले लॉकडाउन में ये महसूस किया, वह चाहे फिर से वही महाकाव्य रामायण को देखते हुए उसने महसूस किया हो, या महाभारत जैसे महाकाव्य को देखते हुए उसने ये महसूस किया हो कि क्या हमारे गांव का स्वावलंबन होना ज़रूरी है, क्या हमारी ग्रामीण संस्कृति को एक बार पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, क्या हमें उस पर और दृढ़तापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन का जो पहला चरण था, उस पर टिप्पणी करते हुए एक प्रमुख समाचार पत्र ने, जो लॉकडाउन का पहला चरण था जिसमें कहा गया था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, तो उसकी जो कार्टून ने ये छापा था कि एक मज़दूर ने उससे ये पूछा कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, तो उसने उत्तर दिया कि ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास न तो वर्क है और न तुम्हारे पास होम है। भले ही ये बात बहुत मजाकिया लहजे में एक व्यंग्यात्मक रूप से प्रदर्शित की गई थी, लेकिन जब हम लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 की तरफ देखते हैं तो यह बात हमारे सामने बहुत ही विकराल रूप में निकल के आती है। प्रश्न उठता है कि गांव का स्वावलंबन फिर कैसे हो, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें इसके 2 समाधान देखने को मिलते हैं, एक वैचारिक रूप से एक समाधान है और एक व्यवहारिक रूप से समाधान है। वैचारिक रूप से समाधान में एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.K. मेहता, जिन्हें फिलोसॉफिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, उनका सिद्धांत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो एक उन्होंने आवश्यकता विहीन सिद्धांत की बात की। तो आवश्यकता विहीन सिद्धांत क्या होता है कि ये बात बहुत अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन भारत की 120 करोड़ जनता ने पिछले
2 महीने से अधिक लॉकडाउन पीरियड में रहते हुए इस आवश्यकता विहीन सिद्धांत का पालन किया हुआ है और आज भारत की स्थिति विश्व में सर्वाधिक सुरक्षित है। लोग अनुकरण कर रहे हैं। तो वैचारिक रूप से इसमें J.K. मेहता, अमर्त्य सेन जो नोबेल अर्थशास्त्री हैं, अभिजीत बनर्जी हैं, इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और भारतीय परंपराओं में अगर आप देखें कि स्वावलंबन कैसे होगा तो एक दिनचर्या हमारी क्या होगी, और आप देखें कि भगवत पुराण का एक श्लोक है कि यावत ही बृहते जठरम तात्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्यते से स्तेनो दंड महर्ति। यानी भोजन आपके बनने से लेकर आपके पेट में पहुंचने तक के क्या नियम होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो भोजन पहला बनेगा, चूल्हे की पहली रोटी, इसका भोग लगाया जाएगा। और भोग किसको लगाया जाएगा? तो वो प्रकृति में कोई भी हो सकता है, गाय हो सकती है, पेड़ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दूसरा चरण आएगा दान। यानी अगर इस दौरान कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक करता है तो आप उसे वो रोटी देंगे। ये दान, शेयरिंग। तीसरा जो चरण आता है वो है मर्यादा, यानी अनुशासन। हम अनुशासित उपभोग करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमने इन सिद्धांतों का पालन बहुत अच्छे से पिछले कई दिनों में किया है, और हम इस बात को बहुत अच्छे से अपने अनुभव से इस बात को अब हम कह सकते हैं। हमें अब ये बातें बहुत तेज़ी से ग्राह्य हैं, क्योंकि हमने ऐसे सिद्धांतों का परिपालन अपने अनुभव में किया है। और चौथा आता है कि त्याग। जो सेक्रीफाइस आप करते हैं उसमें आपको आनंद और अनुभूति होनी चाहिए। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के स्वावलंबन की बात आती है तो बड़ा ही मौजूद है कि नदियों का जो विभाजन किया गया उनका भी कितना दर्शन है। अगर आपको भक्ति करना है तो आप माँ जमुना की शरण में जाएंगे। आपको वैराग्य चाहिए तो आप माँ गंगा की शरण में जाएंगे। आपको ज्ञान चाहिए तो आप माँ सरस्वती की शरण में जाएंगे। एक ऐसे नदियों से पुष्प पल्लित और संदेशित देश की अर्थव्यवस्था के गांव कितना संबल देते हैं, ये बात एक बार फिर से विचारणी है। वहीं वायु पुराण का एक श्लोक के संदर्भ में भी बहुत कारगर है कि तेन तिक्तेन भुजिया माँ गष्ट्या कश्य शुद्धनम, अर्थात प्रकृति के नियम का पालन करें। मैं बार बार प्रोफेसर J.K. मेहता की ही कही हुई बातों को फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि उपभोग की कोई सीमा नहीं, कोई असीमित है। और जब दुनिया इस संकट से पूरी तरीके से उभर चुकी होगी, एक दिन वो ऐसा आएगा, तब जब हम पुनर्विचार करेंगे तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो विकास के मानक हैं, शायद हमें उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ेगी। और उस विकास की परिभाषा में हमें भारतीय जीवन शैली को भी स्थान देना होगा, भारतीय विचारों को भी हमें स्थान देना होगा। और ये बहुत माकूल समय होगा, शायद हम उस तरफ जा रहे हों जब भारतीय महाद्वीप विश्व को दैदीप्यमान करेगा और हमें लाइट ऑफ एशिया की फिर से याद आने की
हमें महसूस होगा। इसी क्रम में अगर हम उत्तर प्रदेश के गांव के संबल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रीजन है उसको 4 भागों में हम देखते हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केंद्रीय और बुंदेलखंड, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित कहा गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सैटेलाइट जोन है क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास का एरिया है, सर्वाधिक विकसित है। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और केंद्रीय लगभग एक जैसी स्थिति है। और यहाँ के जो गांव हैं, गांव ग्रामीण की जो संस्कृति है वो सबसे बड़ी पोषक है। और भारत के जो 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं उसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख से अधिक गांव हैं। और इन 1.5 लाख गांव में अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां की जो जनसंख्या है वो 500 to 1000, 500 से 1000 के बीच में है। और अगर आप इस गांव के मॉडल्स को देखें तो ये गांव अपने आप में लगभग इंडिपेंडेंट थे, जो हमारी ग्रामीण संस्कृति के परिचालक थे, जिसका तिरोहन 1757 में आए व्यापारी, जिसका तिरोहन चाइनीज़ लाफिंग बुद्धा के आने के बाद वो गांव क्राइसिस में चले गए, लेकिन उससे पहले वो इंडिपेंडेंट थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के आसपास सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। नदियों से सिंचित क्षेत्र संस्कृति के लिए भी माकूल हैं। इसका बेहतर उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि जब हम अपने आदर्शों को, अपनी बात को एक ब्रांडिंग करते हैं। उदारीकरण के दूसरे चरण में चाइना ने भारतीय बाज़ारों पर किस तरीके से अधिकार किया कि उन्होंने सबसे पहले आपकी संस्कृति को टटोला कि साहब ये लाफिंग बुद्धा है और इसको रखने से आप धीमे धीमे आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अपनी बातों को ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। और अपनी बातों को ब्रांड कैसे बनाया जाता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखें कि 2019 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा, जिसका बजट 2013 में कुंभ मेले के बजट से लगभग 2 गुना था। 4600 करोड़ रुपए बजट था। करीब 23 करोड़ लोग इस मेले में आए, जिन्होंने माँ गंगा के सानिध्य को स्पर्श किया। और करीब 10 अरब का कारोबार हुआ। CII ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 अरब का कारोबार हुआ। और इस 10 अरब के कारोबार से लगभग प्रतिदिन 10 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ पर डे। और कारोबार, इससे फ़ायदा किन लोगों को मिला? इससे फ़ायदा उन लोगों को मिला जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं। मसलन जिनका जो कारोबार है वो 1000 से 2000 रुपए का कुल पूंजी लगाई उन्होंने। जो वो वस्तु बेच रहे हैं वो तो या तो 5 रुपए की है या 10 रुपए की, इससे अधिक नहीं है। एक ऐसी संस्कृति के पूरक के रूप में कुंभ जैसे मेले केवल पाप और पुण्य का कारोबार नहीं करते, विचारों का कारोबार होता है, वस्तुओं पढ़ने का कारोबार होता है, आदर्शों का कारोबार होता है। और यही ग्रामीण संस्कृति की पराकाष्ठा है। आप किसी ग्रामीण संस्कृति को परिलक्षित करते हुए मेले में किसी मैकडॉनल्ड और पिज्ज़ा की बिक्री होते हुए नहीं देख सकते। आत्मनिर्भरता, हम जहाँ जाएंगे हम इतना लेके अपनी पोटली में बांध के जाते हैं।
हम बाहर का नहीं खाते, हम स्नान करते हैं उससे पहले हम बाहर का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं छूते। पवित्रता, ग्रामीण संस्कृति। अब जब हम लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 की बात करें तो नगरीय संस्कृति वापस ग्रामीण संस्कृति की ओर, क्योंकि नगरीय संस्कृति जो कामगार काम के लिए गए, मताए कूचाओ बाजार से कूचे की तरह निकले, जगह नहीं उन्हें मिल पाई। उल्टे पांव का प्रवास शायद सबसे दुखदाई होता है, और इस उल्टे पांव के प्रवास को हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो सबसे ज़्यादा रिवर्स माइग्रेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इंडस्ट्रियल बेल्ट खुद ही है, और उनका जो प्रवास है वो क्षेत्रीय प्रवास है। गाज़ियाबाद का कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है, या अलीगढ़ से कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है, या मेरठ में काम कर रहा है। लेकिन जो रिवर्स माइग्रेशन है वो बम्बई से जो लोग इलाहाबाद लौट रहे हैं, बम्बई से जो लोग जौनपुर लौट रहे हैं, सूरत से जो लोग बनारस लौट रहे हैं, जब ये लोग, जब लाखों लोग, तो हमारे पास क्या मॉडल होगा इनका। तो जो मॉडल निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि जो लोग लौट रहे हैं उसमें 2 प्रकार के लोग हैं, और वो 2 तरीके से लौट रहे हैं जिनको एब्जॉर्ब करना है। एक वो हैं जो कि बड़े शहरों में लौटेंगे, और एक वह हैं जो छोटे शहरों में लौटेंगे। जैसे एक व्यक्ति इलाहाबाद लौट रहा है और एक कौशाम्बी लौट रहा है, एक व्यक्ति बनारस लौट रहा है और एक व्यक्ति भदोही लौट रहा है। इनको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा चीज़ है कि जो व्यक्ति लौट रहे हैं इनके पास, इनका विभाजन 2 तरीके से किया जाएगा। एक, जिनके पास एक्वायर्ड स्किल है, जिनके पास कोई फॉर्मल, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन उन्होंने एक्वायर्ड किया है, स्किल एक्वायर्ड किया है। वो स्किल क्या है कि कोई व्यक्ति एयर कंडीशन की मैकेनिक का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति कपड़े की नाप ले सकता है, सिलाई कर सकता है, कोई व्यक्ति बोरवेल का मैकेनिक है, कोई पंखा ठीक कर सकता है, कोई मोबाइल ठीक कर सकता है, कोई लेदर इंडस्ट्री में काम कर सकता है, कोई असेंबलिंग का काम कर सकता है। इनके पास एक्वायर्ड स्किल है, और ऐसे लोगों को बड़े शहर में एब्जॉर्ब करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें काम मिलने की संभावना रहेगी। चूँकि यहाँ के लोग भी बाहर चले गए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इनका सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। समस्या आएगी जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई, जिन्होंने कोई स्किल नहीं है, जो केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें वहाँ पर कृषि को प्रमुखता देनी होगी। कृषि के सिद्धांत को बेहतर तरीके से हमें विकसित करना होगा। जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, जो खेत से माल प्लेट तक पहुंचेगा, उसकी जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर काफ़ी काम हो रहा है। ये पीएमसी एक्ट बना हुआ है, ई नाम जैसे पोर्टल भी काम कर रहे हैं, उसको और दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा, भारत में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज इसके लिए पहले से चल रहा था, जिसको मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा ने अपनी शुरुआत जो की थी वो अनस्किल्ड लेबर के लिए की थी, और जो कि 100 डेज़ का, ताकि जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो समय है उसको कैसे हम मज़दूर को वहीं रोक सकते हैं, उसकी दिशा में ये प्रयास था। इसी को अगर हम और इनलाज करेंगे, ये हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास पहले से ही ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, और कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयास
किया भी है। राजस्थान ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने यहाँ लौट रहे मज़दूरों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। तो एक तो कुछ लोगों को हमें मनरेगा में संगठित रूप से करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को जो एग्रीकल्चर को जब व्यवस्थित तरीके से हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सप्लाई चेन में कोई जगह देनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ ये है कि जो संस्कृति है, जो मैं कहता हूँ कि हम कैसे अपनी बात की ब्रांडिंग करेंगे। इस शहर में आप बाल कटाते हैं तो उसको नाई की दुकान बोल सकते हैं, या बार्बर शॉप, बहुत अगर सुसंस्कृत भाषा में बोलेंगे तो आप उसे बार्बर शॉप कहते हैं, लेकिन नाई को नाई ही कहा जाता है। और गांव के परिदृश्य में आप देखें कि नाई का काम केवल बाल काटना नहीं है, उसे हर शुभ कार्य में उसकी उपस्थिति को प्रार्थनीय माना जाता है। और आप देखें कि नाई को केवल नाई न कह के बल्कि नाई ठाकुर कहते हैं। तो अपनी बात को एक ब्रांड के रूप में हमें प्रस्तुत करना, और दूसरा कि एक ही उत्पाद है और आप देखें कि हम उसके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। पकौड़े और बर्गर के बीच के अंतर को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उत्पाद में जो अंतर है वो एक ही चीज़ से बने हुए उत्पाद हैं। स्वाद में भी कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन तिजारत के नियमों में ऐसा उलझा दिया कि पकौड़ा एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और बर्गर एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होगी कि हम अपनी संस्कृति को किस तरीके से पुनः स्थापित करें, क्योंकि अपनी बात का हमें खुद ही अपने ब्रांड को मजबूत करना पड़ेगा। ये बताने हमें कोई नहीं आएगा, ये विश्वास हम दिलाएंगे दुनिया को। हम ये बात हम कहेंगे कि ये मेक इन इंडिया है, तभी दुनिया मानेगी, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उल्टे पांव प्रवास लौटी हुई जनसंख्या जब कुछ दिन के बाद क्वारंटीन के टाइम को काटेगी, 14 से 21 दिन के समय को काटेगी और अपने इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को दूर करेगी, तो उसके सामने ये एक खुद कफील या सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बनने की समस्या होगी। जो साहसी होंगे उनके लिए MSME सेक्टर्स उनका स्वागत करेगा, उनको मार्गदर्शन करेगा। यहाँ हमें बस सरकार से जो अपेक्षाएं रखनी है वो बस इतनी रखनी है कि वह इस विश्वास को एक पब्लिक गुड के रूप में स्थापित करे, ट्रस्ट। क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म के साथ समस्या ये है, जिसको हम फिर बाद में क्रॉनिक कैपिटलिज्म इसलिए कहने लगते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म जब आता है तो कहता है कि ऑल मेंस आर इक्वल, और जब इस्टेब्लिश कर जाता है तो कहता है कि ऑल मेंस आर इक्वल बट सम मेंस आर मोर इक्वल। और यहीं से जो पहले से स्थापित हैं उत्पाद फर्म, वो जो नए उत्पाद हैं उनके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगती हैं, उनको पनपने का अवसर नहीं मिलता। तो हमें बस ध्यान रखने की ये आवश्यकता पड़ेगी और कि जो व्यापार के जो नियम हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए। जो 10 साल पहले काम कर रहा है उसके लिए भी, जो आज से काम शुरू कर रहा है उसके लिए भी। और इसके लिए सरकार को बस इतना सा प्रयास करना है कि जो ट्रस्ट है अब जानते हैं कि ट्रस्ट इट्स स्टेट ऑफ माइंड है केवल, ये कोई खरीदने और बेचने वाली वस्तु नहीं है। इसमें सरकार अगर सहयोग करेगी, ट्रस्ट एक पब्लिक गुड के रूप में स्थापित करेगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो समस्याएं हैं, जब हम कोविड-19 से ओवरकम करेंगे तो उभरने में कम से कम समय लगेगा। और जो विकास के जो मॉडल्स हैं, वो जब हम अर्थव्यवस्था अपनी ग्रामीण संस्कृति को फिर से स्थापित करेंगे तो
जो संयम की जो संयम का जो अर्थशास्त्र है उसको हमें एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपनी बात को इन दो काव्यात्मक प्रस्तुति के साथ अब आपके विचार के लिए छोड़ता हूँ कि गांव का स्वावलंबन क्यों हो और गांव का स्वावलंबन कैसे हो। तो पहले गांव का स्वावलंबन क्यों हो उसके लिए एक जिसका उन्वान है कि एक गांव पेड़ की ओट में रह गया। एक गांव पेड़ की ओट में रह गया, कुछ जवाबों के घेरे में एक सवाल सा रह गया, कुछ जवाबों के घेरे में एक सवाल सा रह गया। मेरी आंखों में कुछ तो था जिसे भांपता रह गया। तार बिजली से लंबी थी, तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश, मगर मैं किसी मुस्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया। मुस्क नाफा बोलते हैं जो हिरन के नाभि में जो कस्तूरी होती है, वो सारे वन में ढूंढता रहता है। तो हमें किस तरीके से अपनी ग्रामीण संस्कृति में ही उन चीज़ों को खोजना है कि तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश, मगर मैं किसी मुस्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया। एक सफ़र पर चले मुकम्मल जहां के लिए मेरे गांव का नाम सरकारी इमारत रह गया। हम यहाँ तक आ गए कि केवल पोस्ट के लिए जो एक लाल कलर का डब्बा जो पेड़ पे या किसी आले में रखा हुआ रहता था और सरकारी इमारत के रूप में लिखा हुआ उस गांव का नाम स्कूल के साथ। मैंने पूछा अपने अहद से अपना मिजाज, किसी कच्ची मिट्टी का घड़ा रह गया। हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार, मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार, मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। कभी देखी है किसी रेलगाड़ी की खिड़की से दुनिया, साथ साथ चलने का गुमा रह गया। जब शहर के मताए कूचाए बाजार से उल्टे पांव लौटे लोग, तो शायद उन्हें ये महसूस हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर ऊर्जा के असीमित पुंज हैं। तो बशर को लगी आखिर किसकी नज़रिया, आओ मिलाकर के खिसकाएं इस जहां भर की दुरिया। धुरी एक बार फिर से चलेगी, जैसे फिर से आए गांव में कोई कनिया, सभी लोग पहुँचें फिर गंगा नहाएं। सभी लोग एक बार फिर पहुँचेंगे और कोई दिन ऐसा आएगा कि जब ये बात आएगी कि हम इस समस्या से पूरी तरीके से ओवरकम कर चुके हैं, खासतौर से भारतीय संदर्भों में, और सुबह से शाम में घर पहुंच जाएं। तो ऐसा न हो कि हम सुबह से शाम तक घर नहीं पहुंच पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आप को सेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा, अपने गांव को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस स्वदेशी चौपाल श्रृंखला की 24 कड़ी के इस परिचर्चा में अपने विचार मैंने रखे। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विचार प्रमुख श्री अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह एक अवसर दिया अपनी बात रखने का, और मैंने अपने विचारों को सभी स्वदेशी प्रेमियों के साथ साझा किया। धन्यवाद।